नमस्कार दोस्तों, कैसी चल रही हैं गर्मियाँ। इस मौसम में थोड़ा ठंडक भरा एक अंत, गले की जंजीर, जो श्री अमरकांत जी की कलम से है। एक शेर है, न किसी हमसफ़र से निकलेगा, न किसी हमनशी से निकलेगा, ये तेरे पैर का कांटा तुझी से निकलेगा। तो आइए सुनते हैं गले की जंजीर। मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि रात को जंजीर पहन कर सोया था, लेकिन सवेरे उठकर देखा कि वह गले से गायब थी। खटिया पर से उछलकर खड़ा हो गया, बिछौने को उलट पुलट डाला, ऊपर देखा, नीचे देखा, अगल देखा, बगल देखा, दौड़कर कमरे में गया, कोना कोना छान डाला, परंतु वह नहीं मिली। शायद किसी ने चुरा ली थी। जहाँ तक मुझे याद है, प्रेस में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। मैं गत 2.5-3 वर्षों से प्रेस की छत पर एक कमरे में बिना किसी डर के रहता हूँ। बगल के कमरे में 4 कंपोजिटर भी रहते हैं। 24 घंटे चपरासी, हॉकर, मशीन मैन, फोरमैन, कंपोजिटर तथा कितने ही अन्य बुरे भले लोग ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर किए रहते हैं, किंतु किसी ने कभी मुझे जैसे सीधे साधे पत्रकार का एक दिन का भी ना उठाया। बड़ी बुरी बात थी। वह सोने की जंजीर अपनी भी नहीं थी कि संतोष कर लेता। 2 दिन पहले ही शहर से मेरा एक मित्र जगदीश आया था। वह लंबा तड़ंगा खूबसूरत तो है ही, उस रोज उसने महीन सफ़ेद धोती तथा रेशमी कुर्ता पहन रखा था। इसके अलावा उसके गोरे गले में एक सोने की जंजीर चमक रही थी, जो पुए पर चीनी का काम कर रही थी। अब झूठ क्यों बोलूं, मैं उसके रौब में इतना आ गया कि इच्छा करने लगी कि मैं भी उसी ड्रेस में तथा गले में वही या वैसी ही जंजीर पहन चारों ओर घूमूं और लोगों पर रौब जमाऊं। आज तो गुरु खूब जच रहे हो। गले में सोने की जंजीर तो बस पूछो मत। वह कुछ नहीं बोला और मेरी बात पर केवल हंसकर रह गया, किंतु 4-5 मिनट बाद मैंने बेशर्मी के साथ उससे जंजीर मांगी और उसने फौरन निकाल कर भी दी। पहनने के बाद मैंने अपने चारों ओर आत्म प्रशंसा से देखा। मैं उसे पहने ही रहा और फिर हम कोई दूसरी बात करने लगे, और जब वह जाने लगा तब भी मैंने जंजीर निकाल कर नहीं दी और उसने शिष्टाचार से मांगी भी नहीं, और 2-3 दिन में आने का वायदा करने के बाद चला गया। वैसे मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि मेरी नीयत पूरी साफ थी। मैं बस यही चाहता था कि जंजीर 1-2 दिन पहनने के बाद उसे लौटा दूंगा। इसके अलावा हम दोनों लंगोटिया यार भी थे और अक्सर एक दूसरे की चीज़ें पहना भी करते थे। अब मुझे क्या मालूम था कि ऐसा भी होगा, लेकिन मैं एकदम घबरा गया। कुछ देर तक सुन्न होकर कमरे में खड़ा रहा, फिर दौड़ा हुआ मिश्र दादा के यहाँ गया। वह भी सहायक संपादक थे, लेकिन चूंकि उन्होंने दाढ़ी रख छोड़ी थी और धड़ल्ले से बंगला भी बोलते थे, इसलिए हम उनको दादा कहते। वह छती पर सामने के कमरे में रहते थे। जब मैं पहुंचा तो वह लेटे लेटे अखबार निहार रहे थे। मैं चुपचाप चारपाई पे एक तरफ बैठ गया और जब उन्होंने मेरी ओर देखा तो मैंने गंभीर आवाज में सूचना दी, दादा, जंजीर तो चोरी चली गई। वे चौंक कर उठ बैठे। दुख एवं आश्चर्य की बनावटी भावना से मुंह और आंखों को फैलाते हुए उन्होंने पूछा, अरे कैसे? मैंने सारा किस्सा कह सुनाया। वे घोर चिंता में पड़े मालूम हुए और निचले होंठ को दांतों से हल्के हल्के काटते हुए पास में रखे गंदे तकिए को अपने दाएं हाथ से धीरे धीरे ठोकने लगे। 1-1.5 मिनट बाद आंखों को थोड़ा ऊपर करते हुए नप्पे तूले शब्दों में उन्होंने किसी जासूस की तरह पूछा, तुम्हें ठीक ठीक याद है कि जब तुम सोए थे तो गले में जंजीर थी? मेरे ठीक ठीक बता देने से वे जंजीर का भी पता बता देंगे, इस आशा से उत्साहित होकर मैंने उत्तर दिया, हाँ दादा, इसके बारे में तो आप निश्चिंत रहें। अरे भाई, मैं तो निश्चिंत हूँ, लेकिन सभी बातें देख सुन ली जाती हैं, बड़े बड़े भूल जाते हैं, फिर तुम्हारी हमारी गिनती किसमें है? उन्होंने तर्क दिया। मैंने जोर दिया, नहीं, मुझे खूब अच्छी तरह याद है, सोते वक्त गले में जंजीर थी। 1-2 सेकंड वे चुप रहे, फिर मेरी ओर थोड़ा खिसक कर अपनी अर्थपूर्ण आंखों को मेरी आंखों में गड़ाकर शरारत से मुस्कुराते हुए इधर उधर देखने के बाद धीरे से पूछा, क्यों जी बड़े साहब, ठीक बताना, उसे किसी ओठे कोठे में तो नहीं दे आए? मुझे ये मजाक बड़ा बुरा लगा। मैं रुखाई से बोला,
आप तो साहब मजाक कर रहे हैं, किसी की जान जाए और कोई मल्हार गए। वे शर्मा गए और उल्लू की भांति हंसते हुए उन्होंने समझाया, अरे यार मल्हार की बात नहीं, आदमी आदमी ही है, भगवान तो नहीं, गलतियां हो ही जाती हैं। मैं चुप रहा और वे चुप रहे। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं उठकर जाने लगा तो उन्होंने पुकारा, अरे जा रहे हो, ज़रा सुनना। मैं लौट आया तो उन्होंने सिर को कुछ आगे बढ़ाकर फुसफुसाकर शंका प्रकट की। भाई मेरा तो शक उस रामधन पर जाता है। वह रात में देर तक कंपोज करता रहता है। गौर करना, उसकी आंखें अत्यंत रहस्यमयी हैं। हमेशा तिरछी नजरों से घूरता है जैसे चोर हो। उसके घर का भी तो किसी को पता नहीं, ना मालूम कहाँ का रहने वाला है। भाई मेरा तो शक 16 आने उसी पर है। रामधन हमारे बगल के कमरे में रहता है और अभी 2 दिन पहले ही मिश्र दादा से उसकी ज़बरदस्त मौखिक लड़ाई हुई थी। मैं सोचने लगा। मिश्र जी ने निश्चित सम्मति प्रकट की, मारो साले को, 2 फेंट में सारा उगल देगा। अच्छा देखा जाएगा, मैं ये कहकर लौट पड़ा। अरे इससे काम नहीं चलेगा, कुछ कड़े बनो, मिश्रा जी चिल्ला पड़े। कुछ ही देर में यह समाचार प्रेस में आग की तरह फैल गया और सबकी जबान पर यही चर्चा थी। जिससे भेंट होती वो जरूर पूछता, कहिए शर्मा जी आपकी जंजीर खो गई। उत्तर देने पर पहले ही से तैयार प्रश्न आता, कैसे? सभी लगभग ही पूछते और मैं डिटेल्स के साथ बताता। मुझे आशा थी कि शायद किसी को पता हो और सभी बातें बताने से शायद रहस्य का उद्घाटन करने में मदद मिले। लेकिन प्रश्नकर्ता रुचि के अनुसार 1 आध मिनट तक चुपचाप अफसोस की मुद्रा में ज़मीन की ओर देखते, फिर सिर को झटका देते हुए हूँ या क्या बताएं साहब कहकर और मेरी ओर एक रहस्यमयी दृष्टि डालते हुए धीरे धीरे खिसक जाते, जैसे मैं ही चोर हूँ। प्रेस मैनेजर गुलजारी लाल जी ने मुझे बुलवाया और सभी बातें जानने के बाद बोले, शर्मा जी माफ़ कीजिएगा, आपको दूसरे की चीज़ लेने की आखिरकार हिम्मत कैसे पड़ी, वह भी सोने की जंजीर। मैं तो साहब कोई देता भी तो मना कर देता, और वैसे भी ली जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें। सॉरी, पर आपने बहुत भारी गलती की। रामविलास जब ड्यूटी पर आया तो सबसे पहले मेरे कमरे में पहुंचा। उसने पहले मेरी ओर घूर कर देखा, फिर आंखों को मटकाते हुए धीरे से पूछा, कहो गुरु कहाँ दे आए? देखो छुपाओ मत, मैं सब जानता हूँ। मैंने मुंह फुलाकर उत्तर दिया, यार तुम लोगों को हमेशा मजाक ही सोचता है। अब मैं तुम लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि जंजीर सचमुच गायब हो गई है। वह झेंप कर हंसने लगा, लेकिन अपनी बात के समर्थन में तर्क पेश करने से बाज नहीं आया। अरे भाई, मछली को पानी पीते कौन देखता है? मुझे बड़ा बुरा लगा और मैंने चुप ही रहना ठीक समझा। मेरी हालत देखकर रामविलास अचानक गंभीर हो गया। उसने अब ईमानदारी के साथ सम्मति प्रकट की। खैर ये तो मजाक की बात रही, लेकिन याशर में बुरा ना मानना, तुम्हारी लड़कपन की आदत अभी छूटी नहीं। इतने बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी में भी पढ़े हो, इसके अलावा पत्र के सहायक संपादक हो, लेकिन शौक क्या है कि जंजीर पहनूं, ठीक देहातियों की तरह। मेरा ख्याल है 150 की चपत पड़ी। तुमसे तो मैंने कल रात ही कह दिया था कि देखो जंजीर खो ना देना, लेकिन तुमने कहना माना ही नहीं। मैं अब खोजबीन, पूछताछ तथा जांच पड़ताल कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद प्रेस कर्मचारियों ने इस संबंध में अपनी अपनी राय बना ली थी। मोटे तौर पर 3 मत संगठित हो गए। प्रथम दल का कहना था कि शर्मा ने जंजीर किसी लड़की वड़की को दे दी है। इसमें उसका कोई दोष नहीं, जंजीर साफ दिल से लौटा देने के लिए ली होगी, किंतु मजबूर हो गया होगा। उसने नखरे से मचलकर जंजीर मांग ली होगी और वो इनकार भी नहीं कर सका होगा, और अब यहाँ आकर चोरी का बहाना कर रहा है। दूसरी पार्टी के लोग चोरी का कैसे पता लगाया जाए इसकी चर्चा भी न करते। वो इस बात पर जोर देते कि मैंने जंजीर लेकर भारी गलती की। तीसरे दल के लोग अत्यंत ही ईमानदार एवं गर्म विचार के लोग थे और उनकी राय थी कि कुछ लोगों को पकड़कर उल्टा टांग दिया जाए या मुर्गा बना दिया जाए और उनकी समुचित रूप से तब तक पिटाई की जाए जब तक वे सब कुछ उगल नहीं देते। अरे उगलेंगे क्यों नहीं, मार से तो भूत भाग जाता है। लगभग 10 बज रहे थे और मैंने अभी तक मुंह में कुछ भी नहीं डाला था। मैं अब तंग आ गया था, चुपचाप आकर कमरे में बैठ गया। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि प्रधान संपादक तथा जनरल मैनेजर के आने पर उनसे ही सब कुछ कहूँगा। वे शरीफ आदमी हैं, जंजीर का पता लगाने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। लगभग 11 बजे प्रधान संपादक दफ्तर पहुंचे और चोरी की बात सुनकर फौरन मेरे कमरे में। वह गोरे मोटे तथा नाटे थे। उन्होंने पैरों को थोड़ा फैलाया और कमर पर दोनों हाथ रखकर और जमीन को तिरछी नजर से देखते हुए प्रश्न किया,
बड़ी कमीनी चीज़ हुई, यह सब कैसे हुआ? मैंने फिर डिटेल में बताया। वो अपना दायां हाथ तलवार पर रख कर कुछ सोचते रहे, फिर चौंक कर बोले, जैसे न जानते हों। जंजीर कहाँ थी? मैंने फिर बताया कि गले में थी। अचानक वे तेजी के साथ कमरे में चारों ओर घूमकर इधर उधर पड़ी चीज़ों को देखने लगे। मेज की दराज में देखा, एक कुर्सी पर चढ़कर एक ऊंची अलमारी का निरीक्षण किया और नीचे बैठकर एक चूहे की बिल में झांका। फिर धीरे से बड़ा आश्चर्य है कहकर चारपाई पर बैठ गए। उनके हाव भाव से मुझे लगा कि उनको विश्वास हो गया था कि मैं जंजीर के साथ बाहर नहीं सोया था, उसे कमरे में भी तो छोड़ सकता हूँ। कुछ देर तक चुप रहने के बाद वे अचानक बोल पड़े, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आप जैसा होशियार आदमी जंजीर को गले में पहनकर बाहर कैसे सोया। यह तो ऐसी बात हुई कि जिसे एक छोटा लड़का भी नहीं करता। मैं बिल्कुल डर गया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। यही तो मेरी गलती है और मैं इसे जानता हूँ। गलती ही नहीं, सख्त गलती है। जानते हैं साहब, 150-200 रुपए की चीज़ है। फिर पहले का ज़माना भी तो नहीं रहा कि आप कमरा खुला छोड़ जाइए और लौटने पर एक एक सामान अपनी जगह पर वैसे ही मिले। लोग बेईमान हो गए हैं भाई, वे एक दूसरे की चीज़ों को हड़पने में की फिराक में रहते हैं। यह सब जानते थे, फिर भी आपने यही गलती की। कहिए, मैं झूठ कहता हूँ? अरे नहीं साहब, नहीं। वे और जोश में आ गए। मैं तो भाई खरा कहता हूँ, लाख बात की एक बात। मैं जानता हूँ कि अगर हम ठीक से रहें तो किसी की मजाल नहीं कि हमारा बाल बांका कर सके। हमारा ही देख लो, आज तक कभी मेरी एक चीज़ भी गायब नहीं हुई। मैं सभी चीज़ों को बड़े ढंग से रखता हूँ और सबकी हिफाजत की मुझे परवाह रहती है। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा। शाम होते ही सभी कीमती सामान ट्रंक में मजबूत ताला लगाकर बंद कर देता हूँ। मजाल है कि कुछ चोर साला ले जाए। तुमने भी अगर उस जंजीर को ताले में बंद कर दिया होता तो आज वह तुम्हारे पास होती। एक सोने की कीमती जंजीर को गले में पहनकर खुले में घूमना और सोना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। यह उपदेश देने के बाद वे चले गए। सचमुच मेरा मन मुझे धिक्कारने लगा। मैं कितना बेवकूफ़ और गंवार हूँ, इस छोटी सी चीज़ को भी नहीं समझ सका। उफ, यदि जंजीर को ट्रंक में बंद कर दिया होता तो आज ऐसी हैरानी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मेरी तबीयत रोने रोने जैसी होने लगी और मैं चादर ओढ़कर चारपाई पर लंबा तान गया। मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद कहाँ आ रही थी। छाती पर जैसे किसी ने भारी बोझ रख दिया था। मैं बड़ी कठिनाई से सांस ले रहा था। चाह रहा था कि कोई मेरे कमरे में आकर मुझसे बातचीत ना करे, लेकिन साथ ही साथ मेरे दिल की गहराइयों में ये उम्मीद भी थी कि शायद अभी कोई आकर जंजीर का पता बता दे। और इसलिए बाहर की तरफ कोई खटका होने पर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता। मैं सांस रोककर सुनने लगता, लेकिन जब कोई नहीं आता तो मुंह पर से चादर हटाकर दरवाज़ों की ओर दिखता, किंतु निराश होने पर फिर उसी तरह लेट जाता। वैसे दिल में एक विचित्र प्रकार का संतोष भी होता कि चलो कोई नहीं आया, अच्छा ही हुआ। और फिर तबीयत करने लगी कि मैं ऐसे ही देर तक इसी तरह पड़ा रहूं, किसी से मुलाकात ना हो। मुश्किल से 20-25 मिनट बीते होंगे कि मेरा टेलीग्राफिक दोस्त जोसेफ धमक पड़ा। मैंने सिर उठाकर देखा तो वह बहुत चिंतित एवं गंभीर नजर आया। आते ही आते उसने सहानुभूति प्रकट की। दोस्त, मुझे बड़ा अफसोस है। 200 की चपत पड़ गई। मैं उठकर बैठ गया और प्रश्न को टालने की गरज से मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर पूछा, अरे छोड़ो भी, पहले ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे घर से चला आ रहा हूँ। मैं क्या जानता था कि यहाँ कर खबर सुनने को मिलेगी। वैसे जंजीर कितने की थी? वह उतना ही गंभीर एवं चिंतित था। मैंने बात उड़ाने की कोशिश की। हटाओ भी यार, गई तो गई। बहुत कीमत होगी तो 100 रुपये। ऐसे रुपये तो आते जाते रहते हैं। पर वह नहीं माना। क्यों झूठ बोलते हो दोस्त, मैंने भी वह जंजीर देखी थी। 200 रुपये से कम नहीं बैठेगी। मैं चुप रहा और दरवाज़ों के बाहर देखने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने प्रश्न किया, जंजीर रखी कहाँ थी तुमने? इस सवाल से मैं डर गया और मशीन की तरह उत्तर दिया, बाहर सोया था और जंजीर कमरे में ट्रंक में बंद थी और उसमें मजबूत ताला लगा हुआ था। वह किसी रिश्तेदार की तरह बिगड़ गया। अरे यही तो काल हो गया। जंजीर क्या ताले में रखने की चीज़ है जिस पर सबकी नज़र लगी रहती है? यार तुम अजीब बुद्धू हो। वो उसे वनमानुष की तरह देखने लगा। उसने समझाया, भले आदमी, तुम्हें तो मालूम ही है कि कीमती चीज़ों को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ किसी व्यक्ति की नज़र ही ना पड़ सके। जंजीर ही का मामला ले लो, तुम मेज की दराज में किताब के अंदर रख सकते थे। किस साले का दिमाग वहाँ पहुँचता? भाई मैं तो आज एक ट्रंक को सेफ नहीं समझता। सचमुच वो ठीक कहता था। बात मनोवैज्ञानिक थी और यदि इस तरह से सोच समझ कर काम किया जाए तो चोरी मुश्किल से हो। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर बार बार अफसोस और पश्चाताप होने लगा।
जोसेफ के जाने के बाद मैं फिर उसी तरह लेटा रहा, पर इत्मीनान नहीं हुआ तो उठकर दरवाज़ों को भीतर से बंद कर दिया। 5-1 मिनट के बाद ही यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया का संवाददाता परेश बैनर्जी पहुंच गया। पहले तो मैं कुछ ना बोला, लेकिन उसने बाहर से जब ज़ोर ज़ोर से किवाड़ थपथपाना शुरू कर दिया तो मजबूरी में दरवाज़ा खोलना पड़ा। उसने भी आवश्यक प्रारंभिक जांच पड़ताल करने के बाद पूछा, जंजीर रखा कहाँ था? मैं जल्दी से थूक घोंट कर बताया, इस मेज की दराज में किताब के अंदर थी। मुझे विश्वास था कि कम से कम कोई जंजीर को दराज में रखने का विरोध नहीं कर सकेगा, लेकिन परेश का दूसरा ही मत था। उसने अपने सिद्धांत पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। दराज में रखा? जैसे किसी सेफ में रख दिया हो। तुम तो यार लड़कों से भी गया बीता आदमी है। तुम यहाँ एडिटरी खाक करता है, जंजीर दराज में रख। तुमने बहुत सा नावल पढ़ा होगा कि चोर डाकू लोग दराज का अच्छी तरह तलाशी कर लेता है। इस पर भी तुमने दराज में रख दिया। जंजीर को रखने का सबसे अच्छा तरीका तो यह होता कि उसे मनी बैग में रखकर तकिया के नीचे दबा देते और ऊपर से सो जाते। बस किसी के पाप को भी नहीं पता लगता कि जंजीर कहाँ रखा है। परेश बनर्जी की बात भी बड़ी सॉलिड थी। उसके जाने के बाद मैं कुछ देर तक गाल पर हाथ रखकर चुपचाप सुन बैठा रहा। फिर अचानक उठ खड़ा हुआ, जल्दी से कमीज बदली, जूते पहने और दरवाजों को बंद करके बाहर निकल पड़ा। कमरे में या प्रेस में रहना अब असंभव सा हो गया था, लेकिन अभी खुली छत पर आया ही था कि प्रधान संपादक के कमरे से ठाकुर कुलदीप सिंह निकलते नजर आए। वे हमारे गांव के ही रहने वाले थे और हमारा उनका हमेशा मिलना जुलना होता रहता था। वह मेवाड़ के राजपूतों के जैसे लंबे और तगड़े तो थे ही, साथ ही गप्पे लड़ाने में उस्ताद भी थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि पत्रकार भगवान से भी टक्कर ले सकते हैं। मैंने उनको नमस्कार किया। उनसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो मेरे गांव के थे। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि संकट में शहर के लोग मुंह छुपा लेंगे, लेकिन अपने गांव के लोग, फिर ठाकुर साहब तो बिल्कुल नज़दीकी आदमी हैं। मेरी तबीयत करने लगी कि रो पड़ूं। मैं दरवाज़ा खोलकर उनको कमरे के अंदर ले गया। कुछ देर तक हम दोनों ही चुप रहे। मैं इसी उधेड़बुन में था कि कैसे बात शुरू करूं, लेकिन उनको सब पता था। उन्होंने बात खुद शुरू की और बड़ा अफसोस प्रकट किया। फिर बोले, कुछ देर बाद उन्होंने भी वही परिचित प्रश्न किया, अरे लल्लू, जंजीर रखी कहाँ थी? मेरा कलेजा धक से कर गया, लेकिन मुझे बंगाली की बुद्धि पर गहरा विश्वास हो गया था, इसलिए कुछ निडरता से उत्तर दिया, मनी बैग में रखकर तकिए के नीचे दबा दिया था और ऊपर से सो गया था। ठाकुर साहब धीरे धीरे ठनक ठनक कर हंसे, फिर बुजुर्गी प्रदर्शित करते हुए बोले, थोड़ा गलती कर गए। मैंने रुआसी आवाज में पूछा, क्या ठाकुर साहब? ठाकुर साहब पास खिसक आए और चारों ओर शक की नजरों से देखने के बाद बोले, देखो लल्लू, मुझे चोरों चक्कों से पाला पड़ा है, इसलिए मैं उनकी बात जितना जानता हूँ उतना कोई नहीं। मैं उनको मूर्ख की तरह निहारने लगा। उन्होंने उत्साह के साथ मंत्र बताया। उपाय साफ और सीधा है, पर उसे कम लोग जानते हैं। भाई देखो, चोर का दिल आधा होता है और वह वहीं पर चीजें चुराने की कोशिश करता है जहां से लोग दूर रहते हैं। तुमने जंजीर तकिए के नीचे रख दी थी। वह थोड़ी होशियारी तो थी, लेकिन पूरी नहीं। अरे कहा भी गया है, सोना मरना एक समान। मान लो सिर तकिए से खिसक कर नीचे चला गया, या तकिया इस तरह खिसक गया कि जंजीर दिखाई देने लगी, तो क्या होगा? उन्होंने यहाँ रुककर मेरी ओर प्रश्नपूर्ण दृष्टि से देखा। उनकी आंखें किसी कॉलेज के उस शिक्षक की तरह चमक रही थी जो स्टूडेंट्स को कोई कठिन विषय सफलतापूर्वक समझा रहा हो। फिर उन्होंने होठों को चाटते हुए राज खोला, अरे होगा क्या? चोर देखेगा तो जंजीर या मनी बैग या जो भी चीज हो जरूर उठा लेगा ना, छोड़ेगा थोड़े। इसलिए तुम्हें जंजीर को गले में पहन कर सोना चाहिए था। एक तो किसी की कल्पना ही वहां तक नहीं जाती, और अगर किसी भी हालत में जाती भी तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि हाथ लगा दे। लल्लू, मेरा तो सब जाना सुना है। तो एक अंत यहीं तक था। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, पर मैं फिर भी कहूँगी, मेरा लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला मंत्र याद रखें। बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अगली कड़ी तक के लिए टेक केयर। नमस्कार।